Hello students, let us do the case studies of part B of your subject labor law, and the code that we are starting with is your law of industrial relations. ठीक है, अब आपने ना इस कोड में दो चैप्टर्स पढ़े हैं, दो एक्ट पढ़े हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन एक्ट है विच इज़ योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, सो इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एक मॉड्यूल की केस स्टडी है और एक पास्ट ईयर की केस स्टडी है, दोनों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड दूसरा आप लोगों ने एक्ट पढ़ा था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। ठीक है, उसकी कोई भी केस स्टडी नहीं है, तो फ्रॉम दिस कोड वी हैव वन एक्ट एंड दैट केस स्टडीज विल सॉल्व टुडे। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द केस स्टडी ऑफ मॉड्यूल। Before we start with this case study, I want you to revise and recall what was Industrial Dispute Act all about. ठीक है, ऑब्जेक्ट याद करो इस एक्ट का। तो नाम है इस एक्ट का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल का मीनिंग हम लोगों को पता है, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा। अब झगड़ा यहाँ पे किसके बीच में हो रहा है, इंडस्ट्री में झगड़ा किसके बीच में हो रहा है? तो वन, वेरी कॉमन, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में। दूसरा, एक कंपनी और दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयर के बीच में। एंड थर्ड, एक वर्कमैन एंड दूसरे वर्कमैन के बीच में। ठीक है, तो अभी हमने ये तो समझा कि डिस्प्यूट किसके बीच में हो रहा है। अभी डिस्प्यूट किस रीजन की वजह से हो रहा है वो याद रखो। ठीक है, तो आपने ना इस एक्ट में चार टर्म्स पढ़े हैं। ठीक है, द मेन कोर ऑफ योर एक्ट, तो आपने ये चार टर्म पढ़ा है विच इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। ठीक है, तो या तो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है इस चार रीजंस की वजह से। ठीक है, या फिर ये चार में से कुछ चीज हुई है उसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हुआ है। ओके, so in this act we are addressing this situations and this problems. अच्छा, डिस्प्यूट अराइज हुआ तो अगर कंपनी लेवल पे सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं सॉल्व होता है और डिस्प्यूट बहुत बड़ा हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर लोग हड़ताल पे चले जाते हैं, सारे एम्प्लॉयज हड़ताल पे चले जाते हैं एंड कंपनी में काम बंद हो जाता है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो इट्स अ सीरियस मैटर। अब ये स्ट्राइक धीरे 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 बढ़ती जाएगी, तो व्हाट इज द एंड टू दिस स्ट्राइक? ठीक है, सो फॉर दैट रीजन हमने ना इसी एक्ट के अंदर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अथॉरिटीज भी बना दी है। ओके, अब ये अथॉरिटीज जैसे हमारे कोर्ट होते हैं जिसको हम लोग कोर्ट सेटलमेंट बोलते हैं, तो हमने अथॉरिटी बनाई हुई है फॉर कोर्ट सेटलमेंट एंड हमने अथॉरिटी बनाई हुई है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट क्या है कि हम लोग यहाँ पे डिस्प्यूट किसके बीच में हुआ वो देख रहे हैं, रीजन क्या थे डिस्प्यूट के वो देख रहे हैं, एंड डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हमारे ही एक्ट के अंदर अथॉरिटीज बनी हुई है। इज दैट वेरी क्लियर? अभी तो एक्ट का ऑब्जेक्टिव इज दैट इस एक्ट के अंदर हम ये चाहेंगे कि डिस्प्यूट किसी के बीच में अराइज ही ना हो। ओके, पीसफुल, पीस एंड हार्मनी बनी रहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के सबके बीच में। ठीक है, जितनी पीसफुल एंड हार्मनी बनी रहेगी उतना काम प्रोडक्शन चलेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हम इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट को रोकना चाहते हैं, प्रोहिबिट करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं। ठीक है, हम ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट की कुछ कंडीशंस को रेगुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द एक्ट वेयर द कलेक्टिव बार्गेनिंग इज प्रमोटेड। समझो, स्ट्राइक कब जा रहे हैं, स्ट्राइक का मतलब क्या था, सारे एम्प्लॉयज एक साथ बोल रहे हैं हम लोग काम नहीं करेंगे, सीजेशन ऑफ वर्क। ठीक है, अब अगर सीजेशन ऑफ वर्क सिर्फ एक एम्प्लॉय ने किया होता तो क्या एम्प्लॉयर पे प्रेशर आता उसकी बात सुनने का? नहीं, बट अगर सारे लोग काम बंद कर देंगे तो एम्प्लॉयर पे प्रेशर आएगा। इस मेथड को बोला जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कई बार हमारे एम्प्लॉय सही भी हो सकते हैं, कई बार हमारे एम्प्लॉयज गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। अब मैंने ये जितने भी पॉइंट्स बोले ऑब्जेक्टिव वाले वो आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर केस में। तो हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ऑब्जेक्टिव अगर मैं आपको बोलूं तो दिस केस स्टडी टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, अब केस का नाम देखो क्या है। सो केस का नाम है वर्कमैन ऑफ दिमाकुची टी एस्टेट वर्सेस दिमाकुची सी एस्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्टिव बताए थे इस एक्ट के, एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज प्रमोशन ऑफ मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी। एमिटी का मतलब हार्मनी, पीसफुलनेस एंड गुड रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, investigation and settlement of disputes between employers and employers, employers and workmen, or workmen and workmen, with a right of representation by registered trade union or federation of
ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स और फेडरेशन और एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो अवर नेक्स्ट केस स्टडी इज रिगार्डिंग द स्ट्राइक दैट वी हैव स्टडीड। तो स्ट्राइक पढ़ा था हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर। अब स्ट्राइक में भी ना आपने स्पेसिफिकली टॉपिक पढ़ा था विच वाज योर टाइप्स ऑफ स्ट्राइक, ठीक है। इसमें आप लोगों ने हंगर स्ट्राइक पढ़ी थी, सिंपैथेटिक स्ट्राइक पढ़ा था, गो स्लो स्ट्राइक पढ़ा था। सो दिस केस स्टडी इज अबाउट टाइप ऑफ स्ट्राइक एंड स्पेसिफिकली अबाउट द गो स्लो स्ट्राइक, ठीक है। अब गो स्लो स्ट्राइक में ना क्या होता है, एम्प्लॉयज ना आउटराइटली मना नहीं करते कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, बट एम्प्लॉयज ना जानबूझ के काम एकदम धीरे धीरे करेंगे, प्रोडक्शन विल बी वेरी 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 स्लो, ठीक है। अब इसकी वजह से आसपास की सारी चीजें अफेक्ट होती है। कैसे, वो समझो। देखो, एम्प्लॉय ने क्या बोला, मैं काम पे नहीं आऊंगा या मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोला, ठीक है। सो एम्प्लॉय काम पे आने वाला है, ओके। एम्प्लॉय उस मशीन पे काम करके प्रोडक्शन करने वाला है। नाउ सी, हमारे एम्प्लॉयर का इस केस में कॉस्ट जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉय काम पे आएगा तो वो डिमांड करेगा कि भाई मैं जिस दिन काम पे तो आया था तो मेरे को तो फुल वेजेस मिलनी चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, जब मशीन पे काम होगा और मशीन पूरा दिन चलती रहेगी तो अगेन कॉस्ट जाने वाला है एम्प्लॉयर का। अब मशीन पूरा दिन चल रही है लेकिन ये लोग जानबूझ के काम धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। सो मशीन के पार्ट्स भी तो डिफेक्टिव होंगे, ये और एक खर्चा आएगा, बराबर। तो इफ यू सी द गो स्लो स्ट्राइक स्पेसिफिकली, दिस इज अफेक्टिंग एवरी एस्पेक्ट एंड एवरी फैक्टर। तो गो स्लो स्ट्राइक ना इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस माना गया फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉइज दैट इट लिटरली अफेक्ट्स एवरीथिंग, एंड दैट इज गिवन इन योर दिस केस स्टडी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इस केस स्टडी को, देखो। In the case of Bharat Sugar Mills Limited versus Jai Singh, Supreme Court explained the legality of go slow in the following words, ठीक है। गो स्लो इज अ पिक्चर्स की एक डिस्क्रिप्शन, मतलब वेरी ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन, अ वेरी अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग व्हाट, आगे देखो। डेलिबरेट डिलेइंग ऑफ प्रोडक्शन बाय वर्कमैन। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, जानबूझ के प्रोडक्शन को डिले करना। जो काम आज खत्म हो सकता है वो काम वो लोग 10 दिन बाद खत्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेलिबरेटली डिलेइंग द प्रोडक्शन, ठीक है, बाय वर्कमैन एंड प्रिटेंडिंग टू बी एंगेज इन द फैक्ट्री, ठीक है, is one of the most pernicious practices that discontented and disgruntled workmen sometimes resort to, ठीक है। pernicious का मतलब होता है very destructive practice and disgruntled का मतलब होता है कि dissatisfaction, ठीक है। thus while delaying the production and thereby reducing the output, workman claim to have remained employed and is entitled to the full wages, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बोला, अगर वो काम पे आया है तो वो क्या डिमांड करेगा कि मुझे पूरा पैसा मिलना चाहिए। apart from this, go slow is likely to be much more harmful than total cessation of work by strike, ठीक है। During a go slow, much of the machinery is kept going on at a reduced speed, which is often extremely damaging to the machinery parts, ठीक है। So for all the reasons, go slow has been considered a serious type of misconduct. Is that very clear? So दो case studies of module, which is first is your describing the objective of industrial dispute act and दूसरा the types of strike. Is that very clear? Now moving on to the next, past year paper का एक क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ते साथ में देखते क्या पूछा हुआ है। So in the year 2023, due to a severe economic recession, PR Software Solutions Private Limited, a mid-size IT firm in India, decided to lay off a significant portion of its workforce. मतलब इन्होंने क्या बोला कि हम काम से बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल देंगे, ठीक है। Among those affected was Y, ठीक है, project manager who had been with the company for over 7 years. Y was given just a month's notice before his termination. He believes that his termination was unjust and wants to challenge it under Industrial Dispute Act. Okay. Under the Industrial Dispute Act, can Y challenge his termination due to economic recession? दूसरा question. What is the role of government in such disputes under Industrial Dispute Act? ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या हुआ है। सो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज पीआर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने ना अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया, ठीक है। अभी उसमें से जो एक एम्प्लॉय था जिसको काम से निकाला था वो था वाई, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो 7 साल से उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड था एंड वहां पे काम कर रहा था, ठीक है।
अब वाई को जब निकाला गया ना तो उसको जस्ट एक मंथ का नोटिस दिया गया एंड निकाल दिया गया, ठीक है। सो अब वाई क्या बोल रहा है कि क्या वाई ये डिसीजन को, कंपनी के डिसीजन को चैलेंज कर सकता है बिकॉज उसको टर्मिनेट कर दिया एंड ही फील्स दैट उसको सही तरीके से टर्मिनेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जब ऐसे डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। समझ में आया? अभी सुनो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसा बन सकता है कि अगर देखो चाहे ले ऑफ रिट्रेंचमेंट कुछ भी चीज हो या टर्मिनेशन कोई भी रीजन की वजह से हो, उस सब टाइम पे भी कंपनी को जितने भी प्रोविजंस है और जितनी भी चीजें हैं वो टर्मिनेशन प्रॉपरली करना चाहिए, लीगली करना चाहिए, ठीक है। एंड सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए करना चाहिए। अगर कंपनी इसमें से कुछ भी चीजें मिस आउट कर जाता है तो इसको हम लोग वैलिड या लीगल टर्मिनेशन नहीं बोलेंगे, मतलब ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट की सारी कंडीशंस फुलफिल हुई ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अगर इस केस में वाई को लगता है कि उसको सही तरीके से सही प्रोविजंस के साथ टर्मिनेशन नहीं दिया गया है तो ही कैन चैलेंज दिस डिसीजन। इज दैट वेरी क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया इस एक्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट है एंड देन इस एक्ट में ना अथॉरिटीज बनी हुई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, ठीक है। अब वो अथॉरिटीज दो पार्ट में बनी हुई है, एक तो कोर्ट सेटलमेंट वाली एंड एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वाली, ठीक है। अब जो कोर्ट सेटलमेंट वाली है वो है तुम्हारा लेबर कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल, ठीक है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में आप लोगों के कंसिलेशन ऑफिसर आते हैं, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ऐसे डिस्प्यूट में क्या रोल होता है? सो इस केस में ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करता है, हमने पढ़ा था एक टॉपिक विच इज कॉल्ड एज रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू वेरियस अथॉरिटीज। इस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मैटर को कंसिडर करते हुए एंड डिस्प्यूट जिस हिसाब से है उसको कंसिडर करते हुए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस मैटर को रेफर करता है या तो कोर्ट्स के पास में या आउट ऑफ कोर्ट के पास में, ठीक है। मैटर को रेफर किया दैट मीन्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोर्ट को या आउट ऑफ कोर्ट में जो भी अथॉरिटीज है उनको डायरेक्शन देता है कि ये डिस्प्यूट अराइज हुआ है एंड इस डिस्प्यूट को सॉल्व करो, ठीक है। अब ये सब चीजें तब होगी जब एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंपनी के अंदर सेटल नहीं हो पाता, यानी कंपनी के विद इन सेटल नहीं हो पाता। इतना समझ में आया? तो दो क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू वाई इफ हिज क्लेम इज अपहेल्ड। अपहेल्ड का मतलब अगर उसके क्लेम को सपोर्ट किया गया तो वाई को रेमेडी क्या मिलेगा, मतलब अगर डिसीजन वाई के फेवर में आता है कि हाँ उसको गलत तरीके से टर्मिनेट किया है तो हम इसको क्या रेमेडी दे सकते हैं। रेमेडी कैन बी काम से निकाला था तो उसको वापस काम से ज्वाइन कर लो, इफ जो भी रेम्यूनरेशन कंपेंसेशन देना था वो कंपेंसेशन एंड रेम्यूनरेशन दे दो। दैट आर द रेमेडीज दैट कैन बी गिवन टू वाई अगर उसकी क्लेम को अपहेल्ड किया जाता है। इज दैट वेरी क्लियर? सो दिस इज योर 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ योर 2024 अटेम्प्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं हमारे सजेस्टेड आंसर में क्या लिखा हुआ है। वन बाय वन लेट अस सी द सेम। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, क्या वाई चैलेंज कर सकता है उसका टर्मिनेशन? ओके, let us see the same. As per the provisions of Industrial Dispute Act, even in the case of an economic recession, company must follow the due process for layoffs as per the act. If Mr. Y believes that company did not follow the proper procedure or that his termination was discriminatory, he can challenge the same. ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इन सच डिस्प्यूट्स। सो नाउ government plays a very crucial role in such disputes if the dispute cannot be resolved at the company level, मतलब internally dispute resolve नहीं हो सकता तो हमने authority क्यों बनाई है, authority resolve करेगी dispute को, ठीक है। it can be referred to the appropriate government authority. Government can refer the dispute to a conciliation officer, board of conciliation, labor court or tribunal as per the act. Government also ensures that rights of workers are protected during the process. The adjudication of industrial dispute by conciliation board, labor court, court of inquiry, industrial tribunal or national tribunal can take place when this reference to this effect has been made by the appropriate government as per section 10 of Industrial Dispute Act. ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वाज अगर वाई का क्लेम अपहेल्ड हुआ तो उसको क्या रिलीफ मिलेगा।
Now see, if the claim of Y is upheld, the remedies available to him can include reinstatement to his previous position or compensation. मतलब यहाँ तो उसको काम पे वापस बुला लिया जाएगा, या जो उसको टर्मिनेशन की वजह से नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की जाएगी, एंड इसीलिए उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा. ठीक है. Exact remedy would depend on the specifics of the case and the decision of labor court or tribunal. Decision of labor court or tribunal is binding on both Mr. Y and the company. Is that very clear? So these are your case studies under Industrial Dispute Act. Okay.